पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें प्रेजेंट है, सिर्फ ये फर्क आ रहा है इसके अंदर। तो डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन पहले से दी हुई है एक, तो ये पुरानी इक्वेशन है। अब यहाँ पे दो इक्वेशन हम लोग बना रहे हैं, एक बिना स्लैब के। मान लेते हैं कि शुरुआत में कैपेसिटर के बीच में ये जो पैरेलल कैपेसिटर है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे अर्थिंग लगा दी है। पहले स्लैब नहीं था, यानी डाइलेक्ट्रिक कुछ भी नहीं था, ठीक है। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब की इक्वेशन को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करें, सी जीरो इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी। ये बिना डाइलेक्ट्रिक की इक्वेशन कंसिडर करेंगे। और डेंसिटी क्या कंसिडर करेंगे बिना डाइलेक्ट्रिक की? सिग्मा। चार्ज डेंसिटी किसके पे निर्भर करेगी? चार्ज और एरिया पर। ये फॉर्मूला भी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। ये सब याद रखने का। अब जैसे ही हम लोग स्लैब अटैच करेंगे तो ये हमारा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू से और नेगेटिव प्लेट को माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा देख सकते हैं हमने जो स्लैब लगाया अंदर, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाया है, ठीक है। ये हो सकता है प्लास्टिक, हो सकता है लकड़ी, कुछ भी हो सकती है। अब देखो प्लास्टिक लकड़ी के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है पर चार्ज ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इसके सरफेस पर ही देखो चार्ज है। अब तुम लोग बोलेंगे सर आपने पॉजिटिव कैपेसिटर की प्लेट के पास आपने डाइलेक्ट्रिक का नेगेटिव चार्ज क्यों लगाया? तो वो तो सिंपल बात है, अगर यहाँ पॉजिटिव तो मुझे यहाँ नेगेटिव ही लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि अपोजिट चार्ज ही तो अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ नेगेटिव थी प्लेट पे, इसलिए मैंने स्लैब के पॉजिटिव हिस्से के सरफेस को उसके डायरेक्शन पे रखा है। समझ गए? तो ये चार्ज का आई होप समझ में आ गया होगा, चार्ज को इस तरह से क्यों रखे गए, अपोजिट चार्ज क्यों है। दूसरा, ये जो भी ऑब्जेक्ट स्लैब बोला गया, इसको क्या बोला गया? ये बीच में जो है ना, इसको स्लैब बोला गया। इस स्लैब का जो थिकनेस है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें? टी से। और एक प्लेट से दूसरी प्लेट कैपेसिटर के डिस्टेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों का अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं बोल सकता हूं कि कैपेसिटर का जो डिस्टेंस है वो स्लैब के थिकनेस से ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो उसको प्लस डी से, और थिकनेस कम है तो उसको माइनस टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज, इस कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो स्लैब को लगाने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम लोग ई पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी पी वर्ड आएगा तो समझ जाने का कि ये डाइलेक्ट्रिक को बता रहा है कि आप तुमने डाइलेक्ट्रिक इसमें अटैच कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है? फरहान, कैस, कुलसुम, आगे हाँ बढ़े? सर। पक्का ना? अब चलो हाँ। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ये जो शुरुआती फॉर्मूला ये बिना डाइलेक्ट्रिक स्लैब का है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, विदाउट डाइलेक्ट्रिक के बेस पे वही फॉर्मूला यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है। ऊपर वाला फॉर्मूला भी एज इट इज लिखते हैं, V इज इक्वल टू ई डी। ओ क्यों लगाया? क्योंकि विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। विदाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेस पे फॉर्मूला बनाया। पर जब स्लैब लगा दिया तो हम लोग देख सकते हैं कि जो स्लैब की थिकनेस है वो कम है कैपेसिटर की दो प्लेट के डिस्टेंस से, बराबर। यहाँ पर ई नॉट के बेस पे पोलराइजेस विद द डाइलेक्ट्रिक। पोलराइज मतलब चार्ज का ट्रैवल होना और उसके बेस पर नेट डाइपोल मोमेंट बनना, जिसको पोलराइजर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सब तो वही चीज है। अरमान आ गए? आवाज आ रही है अरमान? और यहाँ पे नीचे ये जो ई पी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है स्लैब लगाने के बाद, डाई इलेक्ट्रिक लगाने के बाद का भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ई पी इज इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन ई नॉट क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो। और चार्ज डेंसिटी का भी फॉर्मूला हम लोग सेम ही ले रहे हैं, है ना। सिर्फ फर्क क्या है? पीपी लगा दिया। अब ये पीपी क्यों लगाया है? ये बताने के लिए कि यहाँ पर प्लेट के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया। अब मुझे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो ईपी पे निर्भर करेगी, बरोबर। अब मैं देख सकता हूँ कि शुरुआत में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ज्यादा अच्छी थी, स्लैब लगने के बाद वही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो गई। अपोजिट का मतलब क्या है? तो जब वापस से डायग्राम में देखो, जब इसके बीच में ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ट्रैवल कर रही थी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पर जब ये स्लैब को तुमने जब इसके बीच में लगा दिए तब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ट्रैवल कर रही है? कैसे ट्रैवल कर रही है? लेफ्ट से
राइट की तरफ, क्योंकि इसके चार्ज अपोजिट है ना, इसके चार्ज उल्टे लगे ना, इसके सरफेस में राइट साइड पॉजिटिव चार्ज है स्लैब के और लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, उल्टी जाना शुरू हो गई, अपोजिट जाने लगी है। अगर दो चीज अपोजिट है तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर इसी वजह से माइनस साइन लगाया हुआ है। माइनस साइन क्यों लगाया है कि बिना स्लैब की जो ट्रैवल था और लगाने के बाद जो ट्रैवल है वो दोनों अपोजिट हो रहा है, तो अपोजिट साइन को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट करो, ई की जो वैल्यू निकाली गई है ना दोनों में, वो पुट करो, तो ई नॉट अपॉन के हमें आंसर आएगा, दोनों की जब वैल्यू लगाएंगे। इधर पे एक फॉर्मूला याद करना है तुम लोग को, ये जो फॉर्मूला है ये डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला है। क्या है, डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी। ये फॉर्मूले को याद कर लो, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला। अब क्या करो, इस फॉर्मूले में छेड़छाड़ करना है, इसके को नीचे ले लो और ई नॉट माइनस ई पी को ऊपर ले लो। तो अगर मैं ई नॉट माइनस ई पी को ऊपर ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा ई नॉट अपॉन के बन जाएगा, बरोबर। तो यहाँ पर जो ई नॉट अपॉन ई पी दिख रहा है क्या तुम लोग को, इसकी जगह पे ई नॉट अपॉन के ले लो। तो आई होप समझ में आएगा ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के कैसे बना, समझ में आया। फॉर्मूला याद कर लो, वो ये रिमेम्बर कर लो, याद रखो फॉर्मूले को। आगे बढ़ते, अब मुझे इक्वेशन में थोड़ा सा और भी बदलाव कर रहा है नीचे, क्योंकि और भी अलग अलग इक्वेशन दिखाई दे रही है, बरोबर ना। ई नॉट अपॉन के तो अपने को मिल गया। दूसरा, अपने पास ई का एक और फॉर्मूला है। क्या है ई का फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन ए ई एप्सिलॉन जीरो। ये बिना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला है, ओके। पर अपनी इक्वेशन के अंदर के भी तो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर के लगा देंगे। ठीक है, मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैंने सिर्फ क्या किया, नॉर्मल सी इक्वेशन थी उसमें, तो ये वाली इसी यही इक्वेशन है, देखो ना, से मैंने क्या कर दिया, के ऐड कर दिया है बस, तो ये डाइलेक्ट्रिक की इक्वेशन बन गई। यहाँ तक समझ में आया क्या, कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। यहाँ से अब हम इक्वेशन बना रहे हैं। मैन इक्वेशन क्या है पता है क्या, ये कैपेसिटर वाली है ना, ये इक्वेशन ही बनाने का है अपने को, याद रखो। याद है, कोई डाउट किसी को, क्लियर है फरहान, कोई भी स्टेप में डाउट आया है, पहली सेकंड को, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट है, कहीं कहीं पे फॉर्मूला यूज कर रहा है। क्लियर है फरहान का, इस कुलसुम साइमा, अरमान, आगे बढ़े, रिमेम्बर दिस पार्ट। तो चार्ज की इक्वेशन हमें क्या मिल हाँ रही है, सर। चार्ज को इधर ही रहने दो, ए ई एप्सिलॉन जीरो के को लेफ्ट साइड ले लो, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी, याद रखो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, दो प्लेट का जो डिस्टेंस है वो थिकनेस से ज्यादा है, तो इसको मैं लिखूंगा डी माइनस टी। ये डी माइनस टी क्या बता रहा है, स्लैब और दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच के डिस्टेंस को। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ज्यादा है उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो आपने डाला है उसके थिकनेस से, बरोबर। तो यहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, क्या है वो फॉर्मूला, V इज इक्वल टू ई डी। ये फॉर्मूला अपने को एकदम स्टार्टिंग में मिला था कॉन्सेप्ट से, वहां से लिया गया, थर्ड एप्लीकेशन से, पहले भी अपन ने यूज किए थे। पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब प्रॉब्लम आ गया है कि इधर पे अपने पास दो डिस्टेंस है, एक डी है और एक टी है, और अपने पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेस्ड ऑन डिस्टेंस, एक बिना स्लैब के और एक विथ स्लैब के। तो बिना स्लैब के डिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे ई नॉट माइनस डी माइनस टी, और विथ स्लैब लिखेंगे ई इंटू टी। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक का सिर्फ इतना थिकनेस, और अगर कैपेसिटर को समझाओगे तो पूरे हिस्से को कवर करना पड़ेगा, तो डी भी लिखना पड़ेगा टी भी, पर एक चीज लिखना, डी बड़ा है और टी छोटा है, इसलिए डी माइनस टी लिखना, ठीक है। सेकंड चीज, हम लोग को एक और फॉर्मूला पता है, जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट अपॉन के है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ई की जगह पे ई नॉट अपॉन के ले लेंगे, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है, ई नॉट कॉमन है तो बाहर निकालो, तो डी माइनस टी अपॉन प्लस टी अपॉन के बचेगा। ई नॉट की इक्वेशन हमें पता है, ई नॉट की इक्वेशन क्या है, ई नॉट की इक्वेशन है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, करेक्ट। तो मैं इसकी जगह पर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो ले लूंगा, बाकी हिस्सा एज इट इज। ये जो इक्वेशन बनाई हमने किसकी बनाई, वी की। तो पूरे गेम में हम लोग को क्यू और वी तो चाहिए रहता है, कि हम लोग को कैपेसिटेंस का इक्वेशन बनाना है ना विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो देखो,
हमारा फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू क्यू अपन वी। देखो क्यू भी मैंने निकाल लिया है, वी भी निकाल लिया है, तो क्यू को एज इट इज रहने दो, वी की इक्वेशन को पुट कर दो, क्यू अपन ए एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी, डी अपन की क्यू और क्यू कट गया, क्या मिलेगा, ए ई एप्सिलॉन जीरो डी माइनस डी प्लस टी अपन के। ये फॉर्मूला बना विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना। चलो केसेस देखते हैं। पहले केसेस में ये बताया कि मान लो आपका जो थिकनेस है, आपका जो स्लैब है और आपके कैपेसिटर का डिस्टेंस दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, बरोबर ना। टी माइनस टी भी रख सकता हूँ, तो उस बेस में मुझे कैपेसिटर का फॉर्मूला मिलेगा ए ई एप्सिलॉन जीरो के अपॉन डी। क्लियर। तो मान लेते कि सी जो नॉट है वो है ए ई एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ए ई एप्सिलॉन जीरो की और डी की जगह पर सी जीरो रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, ऑफ कोर्स रख सकता हूँ। अगर ये रखता हूँ तो उस पेज में मुझे के क्या मिलेगा, डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू सी कैपेसिटेंस अपॉन कैपेसिटेंस विद स्लैब एंड कैपेसिटेंस विदाउट स्लैब, ठीक है। रेशियो ऑफ सी अपॉन सी नॉट। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स केसेस दिख रहे हैं और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है ये इतना। सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि मान लो इफ कैपेसिटर इज फिल्ड विद एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब एक से ज्यादा स्लैब है, तो ऊपर वाली इक्वेशन कोई हम लिखेंगे और इस केस को तो हम जीरो ही लेंगे। पहले केस को ही देख रहे हैं कि पहले केस के हिसाब से ये दोनों बराबर ही है। इसमें भी यही बोल रहा है कि ये टी और डी बराबर है पर एन नंबर ऑफ स्लैब है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये तो लिखेंगे ही नहीं, हम इसको तो जीरो लेंगे। तो क्या रहेगा, ए ई एप्सिलॉन जीरो टी अपॉन के, पर टी अपॉन के में टी वन अपॉन के वन, टी टू अपॉन के टू, इस तरह से लिखेंगे क्योंकि एन नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक है तो एन नंबर की थिकनेस भी अलग अलग होगी, बराबर। समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। इसी केस को कंटिन्यू कर रहे हैं इधर पे, टी और डी वही है, तो ये जीरो हो गया तो यही बचेगा टी अपन के, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे डायग्राम भी समझाया, वहीं पे इक्वेशन खत्म हो गई। थर्ड केस के अंदर क्या बोल रहा है, इफ द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ एन कैपेसिटर इन पैरेलल विद द प्लेट A1 A2 AN, मान लो n नंबर ऑफ कैपेसिटर अटैच है, उस बेस पे इक्वेशन क्या होगी, तो यहाँ पे इक्वेशन सिंपल दिया है, ए सी इज इक्वल टू ए ई एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी। पर यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंसिडर एन कैपेसिटर पैरेलल प्लेट, उनका एरिया भी अलग अलग दिया है, तो अगर अलग अलग एरिया है तो इस ए को हम लोग ब्रैकेट में डाल के A1 A2 A3 ऐसे लिखेंगे। और ये विद स्लैब है इसलिए हम लोग के भी शो करेंगे। अब सारे पर एरिया बदलेगा तो स्लैब भी अलग अलग होगा, ये अलग अलग स्लैब डाल के हम लोग कैपेसिटर को देख रहे हैं, ठीक है। तब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख रहे हैं। A1 A2 AN डॉट डॉट जाएगा ना तो लास्ट में वो रुकेगा A अपॉन एन पे, तो मैं क्या करूंगा, इस A की जगह पर A अपॉन एन ले ले रहा हूँ, ठीक है। अंदर क्या बचा, सिर्फ K1 K2 डॉट डॉट के। मान लो कि आपका जो क्लास स्लैब है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब K की वैल्यू रहेगी 0। उस वक्त कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर K की वैल्यू 0 होगी तो ऊपर आ जाओ कैपेसिटर में, अगर K की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो ये पूरा भाग गायब हो गया, क्या बचेगा, ए ई एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस डी। तो ये देखो वही लिखा, ए ई एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस डी। तो यहाँ पर ये कैसा आ गया, डी अपॉन डी माइनस डी। तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे बीच में ना कि स्टेप्स गायब है, तो देखते हैं ये आया कैसे, क्या क्या स्टेप्स मिसिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग को पहले बेसिक फॉर्मूला पता है, सी क्या है, ए ई एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, क्या है 0, क्योंकि के इनफाइनाइट है ना, तो मैंने ये देखो 0 ले लिया। आगे लिखते हैं ए ई एप्सिलॉन 0 अपॉन क्या बचेगा, डी माइनस टी बचा। अब क्या करो, यहाँ पे एक स्टेप करो, डी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ रीअरेंज करो उसको, ए ई एप्सिलॉन 0 अपॉन डी इंटू डी अपॉन डी माइनस टी। देखो मैंने क्या किया, तो ये जो ए ई एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ये किसकी वैल्यू है, ये सी 0 की वैल्यू। तो क्या बचा, सी इज इक्वल टू सी 0 सी नॉट डी माइनस टी। जरा देखो राइट साइड में वही चीज नहीं लिखी हुई, समझ में आया किस तरह से ये किया है, थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई किया है। क्लियर है, फरहान का इसको समझाया हमारा, डी हाँ अपन सर। डी माइनस टी कैसा है। अब दूसरा बोल रहा है जो सी है वो बड़ा है सी 0 से, अगर सी बड़ा है ये छोटा है तो उसको इग्नोर कर दो। तो उस वक्त तो आपको कैपेसिटेंस की जो इक्वेशन वो क्या मिलेगा, डी अपन डी माइनस डी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट वाला पार्ट नहीं है तो डायरेक्टली नीचे आते हैं,
इसके लास्ट पार्ट में देख रहे हैं हम लोग एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। क्या कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है? हाँ, इस कैपेसिटर का डेफिनेशन ही लिखा हुआ है। ये जो टाइटल है एक्चुअली कैपेसिटर का डेफिनेशन है। कैपेसिटर क्या है? जो एनर्जी स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी यहाँ पर कौन से फॉर्म में स्टोर होगी? वर्क डन फॉर्म में स्टोर होगी। यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज को क्या करता है? कैपेसिटर चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है, बरोबर कि नहीं? अब हमें यही पता करना है, चार्ज जो स्टोर कर रहा है उसकी कैपेसिटी मालूम करनी। क्या पता करनी है? कि कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी निकालनी है, तभी तो हमें एनर्जी स्टोर मिल जाएगा, बरोबर। तो मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है, जो मान लेते हैं हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका एडिशनल चार्ज स्टोर के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट, अब चार्ज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जो पोटेंशियल के अगेंस्ट ही उस पे वर्क डन किया जाता है चार्ज कैपेसिटर के अंदर, है ना। तो ये जो वर्क हो रहा है शुरुआत में क्या मान लेते हैं कि जो उसके में चार्ज है इस कैपेसिटर में वो जीरो, ठीक है, और बाद में वो कुछ ना कुछ बढ़ बढ़ के कुछ ना कुछ हाई लेवल तक पहुंचेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, ये आया अपना। अब देखो हम लोग डायरेक्टली कैपेसिटर और पोटेंशियल के बेस पे स्टडी कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर ये लगा है हमारा कैपेसिटर्स में, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, नॉर्मल है, और यहाँ से मैं पोटेंशियल दे रहा हूँ। देखो पोटेंशियल तो देना पड़ेगा, अपने आप तो चार्ज आएंगे नहीं कैपेसिटर में, तो उस चार्ज को लाने के लिए उसको एक बैटरी से अटैच करना पड़ेगा। ये बैटरी क्या करती है? इसको पोटेंशियल देती है। अब ये पोटेंशियल के बेस पे चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज को स्टोर कौन से फॉर्म में करता है? एज अ वर्क डन फॉर्म में, ठीक है। इसके लिए वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट पोटेंशियल, करेक्ट। इस प्रोसेस के हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा कैपेसिटेंस का? चार्ज अपन वोल्यूम, ये तो पहले से ही हम लोग को पता है फॉर्मूला, करेक्ट ना। दूसरा चीज, यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा? तो यहाँ पे पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला देखते हैं तो वर्क डन समझ में आएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, ये हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। अब जाहिर बात है यहाँ पे जो चार्ज वो धीरे धीरे भरेगा, शुरुआत में जीरो है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ने शुरू होंगे, यानी यहाँ पे होने वाला जो चार्ज स्टोर है वो भी धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, वर्क डन भी कैसा हो रहा है? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल के बेस पे वर्क डन अपॉन चार्ज का फॉर्मूला हम लोग ने ये क्रिएट किया, यहाँ से कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वर्क डन को इधर ही रहना है तो चार्ज को लेफ्ट साइड ले लो, तो ये बन जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। मैंने ऊपर कैपिटल क्यू लिया है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या करेंगे? v का इक्वेशन लिखेंगे, तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी आया, तो इस इक्वेशन पे वापस आओ। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, v को ऊपर ले लो और c को नीचे ले लो, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। समझ में आया कैसे ये क्यू अपॉन सी किया है? इंटू डी क्यू। नेक्स्ट मुझे टोटल वर्क डन निकालना है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है पोटेंशियल से, तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। वो जीरो से शुरू हो रहा है और एक लिमिट ऑफ चार्ज तक जाएगा, क्यू अपॉन सी डी क्यू। देखो सी कैपेसिटर से वो कांस्टेंट होता है तो उसका आउट करो, अंदर क्या बचा? क्यू। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला सभी को पता होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो क्यू क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन टू। हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या है? जीरो और क्यू, तो जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, क्यू पुट करेंगे तो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी आएगा। ये क्या है? हमारा वर्क डन आया है, ठीक है। तो ये वर्क डन के बेस में हम बता सकते हैं कि कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर रहा है अपनी कैपेसिटी से, ठीक है। दूसरा हमें ये भी पता है जो वर्क डन है वो किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी के, करेक्ट। तो मैं W की जगह U भी लिख सकता हूँ, तो U क्या हो जाएगा? हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। सेकेंड चीज, मुझे एक और फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V होता है। अब मैं क्या करता हूँ तो Q क्या हो जाएगा? V को उस तरफ भेजो तो Q हो जाएगा CV, तो मैं इस Q की जगह पर CV ले सकता हूँ कि नहीं? करेक्ट। कैसे किया है समझ में आ रहा है तुम लोग को? सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा ना, देखो मैं ऊपर बताता हूँ, हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, तो सी का एक स्क्वायर कट गया तो ये बचेगा सी वी स्क्वायर। नेक्स्ट इसने क्या किया है? वापस से सी का फॉर्मूला लिया। सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी का फॉर्मूला है क्यू अपॉन वी। तो क्यू अपॉन वी लेता हूँ तो क्या बचेगा फाइनली? हाफ क्यू इंटू वी। कुछ समझ में आ रहा है कि लिखना पड़ेगा नीचे फॉर्मूला? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है हर एक के बेस पे फॉर्मूला, इस सी का फॉर्मूला लिखा है क्यू अपॉन वी, तो ये आपको मिलेगा। कोई डाउट है यहाँ पे? फरहान का स्कूल सुम साइमा, क्लियर है?